इंद्र आज हम NCERT 11 TPI द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक इकाई 4 परिक्षेपण के माप के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। विस्तार की परिभाषा देते हुए इसके गुण बताइए। विस्तार क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी श्रेणी है, जैसे 1 2 3 4 5, इसका विस्तार क्या होगा? L, यानी इसमें जो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5। सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। तो इसका विस्तार क्या हो गया? 4। यानी ये क्या हो गई? समंकमाला। समंकमाला में सबसे बड़े मूल्य और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को विस्तार या परास कहते हैं। किसी श्रेणी के अधिकतम और न्यूनतम मूल्य ज्ञात होते हैं तो हम परास को ज्ञात कर सकते हैं। ये 2 नंबर में आपको ये लिखना है। 2 नंबर में विस्तार के गुण ये अलग से आएंगे। तो विस्तार के गुण हैं, पहला तो सरल, इसकी गणना करना और इसको समझना बहुत सरल है। दूसरा है स्पष्ट, मतलब यह उन सीमाओं को स्पष्ट कर देता है जिनके मध्य समंकमाला के समस्त मूल्य फैले होते हैं। मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या जिनके मध्य समस्त मूल्य फैले थे। तो हमें समझ में आ गया कि विस्तार कितना है? 4 तक है। गुण नियंत्रण मूल्यों के उच्चावचन और भौतिक अध्ययनों में बहुत उपयोगी है। यानी यदि हमें गुण नियंत्रण करना हो या मूल्य के उच्चावचनों को प्राप्त करना हो कि कितने उच्चावचन किस सीमा तक है, तो हम विस्तार का उपयोग कर सकते हैं। अपकिरण के विभिन्न उद्देश्य लिखिए। अपकिरण का पहला उद्देश्य है औसत दूरी, श्रेणी के मध्य विभिन्न पद मूल्यों की औसत दूरी ज्ञात करना। मतलब अपकिरण से हमें यह पता चल जाता है कि जो एक श्रेणी है इसमें जो विभिन्न पद मूल्य हैं इनके मध्य दूरी कितनी है। बनावट, इससे श्रेणी की बनावट का ज्ञान हो जाता है कि श्रेणी सममित है या असममित। सममित का अर्थ है ये श्रेणी और असममित का अर्थ है इस टाइप की जिनमें गैप अधिक हो। पद मूल्यों की सीमा विस्तार ज्ञात करना, मतलब अपकिरण में हम विस्तार जैसा हमने ऊपर देखा छोटे बड़े मूल्यों के अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन, अपकिरण से हमें तुलनात्मक अध्ययन, जो 2 सीरीज़ होती हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। 3 ही याद करना, मैक्सिमम 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है प्रमाप विचलन की परिभाषा दीजिए। प्रमाप विचलन समांतर माध्य से श्रृंखला के विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य को वर्गमूल कहते हैं। देखिए, प्रमाप विचलन का फॉर्मूला है σd²/n। इस σd² ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? समांतर माध्य से विचलन। तो प्रमाप विचलन क्या है? समांतर माध्य से श्रृंखला के विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों का माध्य, n का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? माध्य का वर्गमूल ही समांतर माध्य। समांतर माध्य से श्रृंखला के विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य का समांतर माध्य ही का वर्गमूल ही प्रमाप विचलन कहलाता है। नेक्स्ट है चतुर्थक विचलन किसे कहते हैं? चतुर्थक विचलन का अर्थ है कि तृतीय चतुर्थक। चतुर्थक विचलन का हम फॉर्मूला देखें तो चतुर्थक विचलन का फॉर्मूला है Q3 - Q1/2। यानी तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के अंतर, ये क्या हो गया? अंतर का आधा क्या कहलाता है? चतुर्थक विचलन। अब चतुर्थक विचलन के गुण क्या है? इसको समझना बहुत सरल है और इसकी गणना करना भी सरल है। यह चरम मूल्य यानी बड़े मूल्यों से कम प्रभावित होता है और इसका उपयोग जो है खुले सिरे वाली श्रेणी होती है उसके लिए भी किया जा सकता है। जैसे हम बनाते हैं ना 10 से 20
20 से 30। अब खुले सिरे वाली क्या हो जाएगी, 30 से 40 ना लिखकर 30 से अधिक लिखें, तो ये क्या हो जाएगी, खुले सिरे वाली श्रेणी हो जाएगी। तो इसमें यदि हमें कोई सवाल करना हो तो हम चतुर्थक विचलन की सहायता से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अपकिरण की सापेक्ष माप क्या है। अपकिरण की सापेक्ष माप है विस्तार गुणांक, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन, विचरण गुणांक, ये सब क्या है, अपकिरण की सापेक्ष माप है। इसका उपयोग कब किया जाता है, जब हमें केंद्रीय प्रवृत्ति से विचरण मापना हो, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, 3, तो अन्य अंक इससे कितनी दूरी पर हैं, इसका मापन हम अपकिरण की सहायता से कर सकते हैं। विस्तार और विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। विस्तार का फॉर्मूला है R = L-S, L यानी सबसे बड़ी संख्या। तो ये क्वेश्चन में हमें सबसे बड़ी संख्या दी हुई है 35 और सबसे छोटी संख्या दी हुई है 15। तो हम सबसे बड़ी संख्या जो है 35 और सबसे छोटी संख्या 15 को माइनस करेंगे तो 20 विस्तार आएगा। विस्तार गुणांक का फॉर्मूला है L-S/L+S। 35 बड़ी संख्या और 15 छोटी संख्या। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, 35 में से 15 माइनस होंगे तो 20, 35 + 15 50, भाग देंगे तो 0.4 जो है वो विस्तार गुणांक आंसर प्राप्त होगा। माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए हमें dx निकालना होता है। dx का फॉर्मूला होता है x - x बार। x बार यानी समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये रेड कलर से दिया, ये क्वेश्चन में लिखा होगा, आपको इनका टोटल करना होगा सिग्मा x। अब ये जो कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी n कितना हो जाएगा हमारा 7। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x/n। सिग्मा x हमारा आया 2 to 4 और n यानी संख्याएं कितनी है 7, हम भाग देंगे तो 32 हमारा समांतर माध्य होगा। अब 32 हमें इन सभी में से घटाना है, तो हमें क्या मिलेगा, dx। 20 में से 32 को घटाएंगे तो -12, 25 में से 32 को घटाएंगे तो -7। इस प्रकार से हम माइनस करके प्लस प्लस का अलग टोटल कर लेंगे और माइनस माइनस का अलग टोटल कर लेंगे। प्लस में से माइनस घटाएंगे तो 48 हमारा सिग्मा dx आ जाएगा। अब सिग्मा dx के बाद हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो माध्य विचलन का फॉर्मूला है सिग्मा dx/n। सिग्मा dx 48 और n यानी ये संख्याएं कितनी है 7, 7 का भाग देंगे तो ये हमारा माध्य विचलन ज्ञात होगा। किसी बारंबारता वितरण को समझने में परिक्षेपण की माप केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अच्छा संपूरक है। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति हमें क्या बताती है, जैसे 1 2 3 4 5, इनकी केंद्रीय प्रवृत्ति यानी बीज का मूल्य क्या है 3। अब लेकिन परिक्षेपण हमें क्या बताएगा कि इन सब जो अंक हैं उनके मध्य कितनी दूरी है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति से हमें क्या पता चलता है, केवल ये पता चलता है कि बीज का अंक कौन सा है, जबकि परिक्षेपण से हमें क्या पता चलता है कि बीज के अंक से अन्य अंक कितनी दूरी पर है। तो संपूरक का अर्थ क्या होता है कि इसकी कमी को इसने पूरा किया। केंद्रीय मान की कमी को कौन पूरा करता है, परिक्षेपण। कैसे पूरा करता है, परिक्षेपण यह दर्शाता है वितरण मान उसके औसत से कितना भिन्न है। मतलब औसत है 3 और अन्य संख्याएं जो हैं वो इससे कितनी भिन्न है, कितनी दूरी पर है। केंद्रीय माप या औसत प्रतिनिधि माप तो केवल यह बताती है होता है, किंतु मान आंकड़ों के विद्यमान परिवर्तनशीलता को नहीं दर्शाता। मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है वो परिवर्तनशीलता यानी यह नहीं बताता कि आंकड़े कितनी दूरी पर हैं।
दूसरे शब्दों में औसत वितरण केवल एक पहलू के बारे में बताता है कि प्रतिनिधि आकार क्या है। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या बताती है कि बीज की संख्या कौन सी है, प्रतिनिधि आकार कौन सा है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए मूल्यों के मानों का प्रसरण जानना अत्यंत आवश्यक। प्रसरण मतलब इनकी दूरी कितनी है यह जानना बहुत आवश्यक होता है। इसके विपरीत परिक्षेपण की माप आंकड़ों के विकराव या फैलाव को बताते हैं। जो परिक्षेपण है वो क्या बताता है कि कितना विकराव है। वितरण के मामले में बेहतर जानकारी मिलती है। परिक्षेपण की माप आंकड़ों को समझने में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अच्छा संपूरक है। शॉर्ट में आप केवल इतना याद कर सकते हैं कि केंद्रीय मान केवल केंद्रीय या बीज की संख्या या प्रतिनिधि अंक को बताता है, जबकि परिक्षेपण की माप जो है वो जो केंद्रीय मान है उससे अन्य अंकों के विकराव को बताता है। इसलिए केंद्रीय मान बारंबारता वितरण को समझने के लिए परिक्षेपण की माप किसी बारंबारता वितरण में परिक्षेपण की माप केंद्रीय मान का अच्छा संपूरक होता है। परिक्षेपण का कौन सा माप सर्वोत्तम है? परिक्षेपण के माप जो हैं वो है परास, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन और प्रमाप विचलन। इन सब में जो सबसे अच्छा है वह है प्रमाप विचलन। ये सभी जो हैं इन सब की कोई ना कोई सीमा है, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा गुण है और कमियां कम है वह क्या है? मानक विचलन। यानी मानक विचलन जो है परिक्षेपण की सबसे अच्छी माप है। ये मानक विचलन या प्रमाप विचलन परिक्षेपण की सबसे अच्छी माप क्यों है? क्योंकि पहला तो ये सभी मानों पर आधारित होता है। जितने भी मान होते हैं उनके आधार पर हम इसकी गणना करते हैं। फिर यह उद्गम से स्वतंत्र होता है परंतु पैमाने से स्वतंत्र नहीं होता। यह उच्च सांख्यिकी विधियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके बाद यदि हमें कोरिलेशन निकालना है, रिग्रेशन, कई प्रकार की सांख्यिकी गणनाएं होती हैं जिनमें बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन यानी प्रमाप विचलन का प्रयोग किया जाता है और इसकी बीजगणितीय विवेचना करना संभव है।